तो चलिए, अपनों ने कल किया था यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर अपनों ने टॉपिक किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, किया था, ठीक है। तो अपनों ने बात की थी कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसके अंदर, क्लियर। उसके आगे अपन चलते हैं तो अपना जो टॉपिक आता है यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज का आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास फ्रेज का। फ्रेज किसे कहते हैं भाई, बताएंगे जरा। फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है बच्चे वाक्यांश। क्या अर्थ होता है? वाक्यांश, क्लियर। अब ये देखिए अपने अर्थ से ही क्लियर हो रहा है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, जिसको इंग्लिश में बोला गया पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का भाग, हिस्सा, वो होता है वाक्यांश। अब फ्रेज क्या होता है? एक्चुअली ये क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है भाई? शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि इट हैज सेंस। इट हैज सेंस, इसका अर्थ होता है बट, लेकिन, नॉट कंप्लीट। नॉट कंप्लीट, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता। कोई भी फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। पूरा कब होता है? when it is attached, when it is attached with a sentence, with a sentence, then it gives its complete sense. Then it gives its complete sense. क्लियर हुई बात? ध्यान रखना, फ्रेज का हिंदी अर्थ क्या हुआ भाई? वाक्यांश हुआ। होता क्या है फ्रेज? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। इट हैज सेंस, इसका अर्थ होता है बट नॉट कंप्लीट, लेकिन पूरा नहीं होता। When it is attached, जब इसे जोड़ दिया जाता है with a sentence, किसी एक वाक्य के साथ, then it gives its complete sense, तब ये अपना पूरा अर्थ देता है। क्लियर? एक बात ध्यान रखनी है आपने, नोट, a phrase doesn't have any subject and any verb, and any verb। कोई भी फ्रेज है उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती। क्लियर? फ्रेज केवल क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। क्लियर है? इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी वर्ब नहीं होती, इस बात का ध्यान रख लेना। जैसे कि अपनों ने यहां पर लिखा, जैसे कि अपनों ने लिखा यहां पर ओवर द हिल्स। क्या लिखा? ओवर द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर से। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, अर्थ तो है ना इसका, पहाड़ियों के ऊपर से, इसका अर्थ होता है लेकिन पूरा नहीं है। मतलब अब क्लियर नहीं हो रहा कि पहाड़ियों के ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसी तरह से बात करें अपने इन द रूम। इन द रूम, कमरे में। अब कमरे में अर्थ तो है ना, लेकिन पूरा नहीं है, पता नहीं हो रहा कमरे में क्या है क्या नहीं। इसी तरह से इन द स्काई, इन द
स्काई आसमान में। इसी तरह से विद हिज प्यूपिल्स, विद हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों सहित, अपने शिष्यों सहित। क्लियर? अब इनका अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। पूरा कब होगा? पूरा कब होगा? जब हम इसे क्या करेंगे? किसी वाक्य के साथ जोड़ देंगे, तब इसका पूरा अर्थ आएगा। क्लियर? अब क्या इसमें आपको कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नजर आ रही है? क्या इसमें आपको कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नजर आ रही है? कोई एक्शन नजर आ रहा है? नहीं है ना। तो फ्रेज केवल क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। इसका अर्थ होता है लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है? जब इसे किसी सेंटेंस, वाक्य के साथ जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे देखें अपन एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब लिख दिया मैंने इन द स्काई। क्या हो रहा है सर? ये द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिए आर फ्लाइंग, अपना फ्लाइंग एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? वर्ब है ना, ये है या नहीं? इस फ्लाई क्रिया को पूरा करने वाला कौन है? बर्ड्स। क्रिया को पूरा करने वाला क्या कहलाया? सब्जेक्ट कहलाया। क्लियर? अब आ जाओ, पक्षी उड़ रहे हैं। अब ये इन द स्काई, ये क्या चीज है बच्चे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। क्लियर है? तो इसको आप क्या बोलोगे बच्चे? फ्रेज। क्या बोलोगे? फ्रेज बोलोगे। क्लियर होगी बात? अब सेंटेंस के साथ जुड़ने पर इसका अर्थ आया कि नहीं आया? पता लग रहा है आसमान में क्या हो रहा है? क्लियर होगी बात? इसी तरह से बात करें, सम बॉयज आर प्लेइंग चेस इन द रूम। सम बॉयज आर प्लेइंग चेस इन द रूम। अब पता लग रहा है कमरे में क्या हो रहा है, क्या नहीं? क्या हो रहा है कमरे के अंदर? चेस खेली जा रही है कि नहीं? तो प्ले एक्शन हो गया ना अपना। इस एक्शन को पूरा करने वाला सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। उसके बाद बचा अपने पास क्या? इन द रूम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, जिसे आपने क्या बोला बच्चे? फ्रेज बोल दिया। क्लियर? An old sage with his pupils an old sage with his pupils was going to कोलायत। क्लियर होगी बात? अब एक्शन क्या हो रहा है भाई? गोइंग एक्शन हो रहा है। इस गो एक्शन को पूरा करने वाला कौन है? सेग, साधु। तो ये क्या हो गया आपका बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये क्या चीज है? विद हिज प्यूपिल्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसका अर्थ आ रहा है कि नहीं सेंटेंस में जुड़ने पर? तब आप इसको क्या बोलोगे बच्चे? फ्रेज। क्या बोलोगे? फ्रेज। क्लियर? एक बूढ़ा साधु अपने शिष्यों सहित, क्लियर, कोलायत की ओर जा रहा था।
क्लियर हो गई बात फ्रेज की? अच्छे से बताओ, फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है? जब इसे किसी सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, क्या किसी फ्रेज के अंदर अपना सब्जेक्ट या अपनी वर्ब होती है? नहीं होती। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो टाइप ऑफ फ्रेज की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्रेज, ये जो फ्रेज है अपने पास, ये बच्चे कितने प्रकार की होती है? 3 तरह से चलती है अपने पास। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से चलती है। ठीक है, एक आती है अपने पास नाउन फ्रेज। कौन सी आती है? नाउन फ्रेज। ठीक, दूसरी आती है अपने पास एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया आज इसके? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, और तीसरी आती है एडवर्ब फ्रेज। तीसरी कौन सी आती है? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये 3 होती है। इनके बारे में डिटेल में चर्चा जब अपन टॉपिक कर लेंगे तब आएगी। क्लियर है ना? जैसे नाउन का टॉपिक करेंगे तब अपने को पता लगेगा। ठीक है, तो नाउन फ्रेज तो किसका काम करेगी भाई? नाउन का काम करेगी। किसका काम करेगी भाई? नाउन का काम करेगी ये। ठीक है, क्लियर? एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो किसका काम करेगी भाई? एडजेक्टिव का काम करेगी। और एडवर्बियल फ्रेज किसका काम करेगी? एडवर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी? एडवर्ब का काम करेगी। क्लियर? एडवर्ब क्या करती है? किसी वर्ब की विशेषता बताती है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताती है ना? पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर जाती है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन क्या काम करती है? काम क्या करती है, ये नहीं पूछा नाउन होती क्या है। नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाती है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाती है, किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। समझ में आ रही है बात? किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है। नाउन किसी दूसरे नाउन के अपोजिशन में आ जाती है। नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं उसे। क्लियर? तो 5 काम नाउन करती है, उतने काम नाउन फ्रेज करेगी। जो काम एडजेक्टिव करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज करेगा। जो काम एडवर्ब करती है वो एडवर्ब फ्रेज करेगी। इनको डिटेल्ड में स्टडी तब करेंगे जब ये अपने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? ठीक, चले नेक्स्ट। ये थी अपनी फ्रेज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है अपने पास यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज का क्लाउज। क्या आता है बच्चे? क्लाउज। क्लाउज को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? क्लाउज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। क्लियर? अब क्लाउज भी क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, इट इज मेनली a group of words, a group of words, but it has its own subject and own verb। क्लियर हुई बात? क्लाउज क्या होता है? मुख्यतः शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अपने खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है। ये ध्यान रखना, ये फ्रेज और क्लाउज में डिफरेंस है। फ्रेज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। क्लाउज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होती है। क्लियर होगी बात?
ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, अगल, अगल मत लगाओ, दगल करो इसको। द गर्ल who won the trophy is my classmate, is my classmate। ठीक है, द गर्ल, वह लड़की जिसने ट्रॉफी जीती, क्या है वो? इज माय क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है, सहपाठी है। ठीक है, अब आपके पास वर्ब क्या आ रही है? इज। इज वर्ब कौन सी है? नॉन एक्शन वाली। कौन सी है? नॉन एक्शन वाली वर्ब है ना। अब वाक्य में जब नॉन एक्शन वाली वर्ब होती है तब हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? बताइए, शाबाश, मैंने कहा था ना पूछूंगा। जब सेंटेंस में नॉन एक्शन वाली वर्ब होती है तो वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अभी बताइए। चलो, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे वाक्य में? दो डेफिनेशन बताई थी ना। पहली क्या थी? एक्शन को पूरा करने वाला, क्रिया होगी, एक्शन होगा, उसको पूरा करने वाला सब्जेक्ट होगा। अब एक्शन है क्या इसके अंदर? नहीं है ना। नॉन एक्शन हुई कि नहीं हुई? जब नॉन एक्शन वाली वर्ब होती है तब हाँ, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, लिखा जाए, बताया जाए, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब वाक्य में किसके बारे में बताया गया? गर्ल के बारे में। किसके बारे में? गर्ल के बारे में। तो जिसके बारे में बताया गया वो क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? जिसके बारे में कहा गया, लिखा गया, बताया गया, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इधर अपनी वर्ब होगी। अब ये क्या बचा आपके पास? हु वन द ट्रॉफी, जिसने ट्रॉफी जीती। अब ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? जिसके अंदर अपनी वर्ब है और अपना सब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो बच्चे? अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब हो। उसको क्या पुकारते हैं बच्चे? क्लाउज पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं उसको? क्लाउज पुकारते हैं। इज इट क्लियर? डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस नजर आया? वेरी गुड। किस में डिफरेंस नजर आया? फ्रेज और क्लाउज में। फ्रेज और क्लाउज में। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, लेकिन पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है? जब इसे किसी सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं। फ्रेज में अपना कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती है। क्लियर है? कितने प्रकार की फ्रेज? 3। कौन सी? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इज इट क्लियर? ठीक। फिर आपने किया क्या? क्लाउज। क्लाउज को क्या बोला? उपवाक्य। ये भी क्या होता है? भी मुख्यतः ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। ये फ्रेज और क्लाउज में अंतर है। क्लियर होगी बात? ठीक। अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ क्लाउज की। काइंड्स ऑफ क्लाउज, ठीक है। ये अपने पास दो तरह से आती है बच्चे। एक तो आती है बच्चे मेन क्लाउज। कौन सी आती है? मेन क्लाउज, जिसे बोला गया मुख्य वाक्य। कुछ लोग इसे प्रिंसिपल क्लाउज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज। मुख्य वाक्य ही हो गया, ठीक है। और दूसरा जो बचता है अपने पास, ठीक है, वो क्या बचता है बच्चे? क्लाउज बचता है, जिसे बोलते हैं उपवाक्य। जिसे क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब ये जो क्लाउज है ना, ये उपवाक्य है, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितना होता है?
दो प्रकार का होता है। एक तो होती है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र उपवाक्य। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र को क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट। क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं कुछ लोग। अर्थात ऐसी क्लाउज जिसको अपनी मेन क्लाउज से अलग कर देवें और वो अपना पूरा अर्थ देती है, वो कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसलिए इसे क्या बोला गया? स्वतंत्र उपवाक्य बोला गया। स्वतंत्र उपवाक्य बोला गया। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर लिखा, राहुल एंड मोना आर डॉक्टर्स। राहुल एंड मोना आर डॉक्टर्स। कितने वाक्य हैं ये? अभी एक ही वाक्य ना। अब मैंने इसको किससे जोड़ रखा है? एंड से। अगर मैं इसको अलग करूं, इसको अलग करूं तो कितने वाक्य बनेंगे? दो। पहला वाक्य क्या बनेगा? राहुल इज ए डॉक्टर। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? मोना इज ए डॉक्टर। क्लियर? अब दोनों वाक्य अलग अलग हो गए। अब अलग अलग करने पर दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, चाहे मैं किसी एक को लिखूं चाहे ना लिखूं। अगर मैं राहुल वाले वाक्य को नहीं लिखता तो मोना वाला वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है या नहीं? अगर मोना वाला नहीं लिखता तो राहुल वाला वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना। जब अलग करने पर दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। क्या करने पर? अलग करने पर दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। तब क्या है? दोनों में से किसी भी एक वाक्य को, दोनों में से किसी भी एक वाक्य को मेन क्लाउज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मेन क्लाउज। आपने राहुल वाले वाक्य को क्या कर दिया? मेन क्लाउज बना दिया। दूसरा वाक्य बच गया कौन सा? मोना वाला। तो मोना वाले वाक्य को फिर क्या करोगे बच्चे? कोऑर्डिनेट क्लाउज बना दोगे। आगे बात समझ में? जब दोनों वाक्य अलग करने पर अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं, तब दोनों में से किसी भी एक वाक्य को क्या करोगे? मेन क्लाउज बनाएंगे और दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज। अगर मैं मोना वाले वाक्य को मेन क्लाउज बना लेता हूं तो मेरे पास राहुल वाला वाक्य कौन सी क्लाउज कहलाएगा? फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। आगे बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई? कोऑर्डिनेट क्लाउज समझ में आ गई। अब बात करते हैं आपने किसकी? सबऑर्डिनेट क्लाउज की। ठीक है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सी होती है भाई? इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, निर्भर उपवाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, जिसे बोल देते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। क्या बोल देते हैं बच्चे? डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंड का मतलब निर्भर करना, आश्रित होना। तो ये क्या करती है? ये क्लाउज अलग करने पर अपना अर्थ नहीं देती। समझ में आ रही? अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देती। ये अपनी मेन क्लाउज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मेन क्लाउज पर। जैसे पहले वाक्य लिखा था आप लोगों ने, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, राहुल हु वन द रेस इज माई फ्रेंड। राहुल हु वन द रेस इज माई फ्रेंड। अब ये दो वाक्य है ना, एक बना रखा मैंने, ठीक है। अब एक वाक्य तो इसको अलग अलग करने पर एक वाक्य आपके पास क्या आ रहा है भाई?
राहुल इज माय फ्रेंड। राहुल मेरा क्या है? दोस्त है। दूसरा वाक्य क्या बचा? हु वन द रेस। हु वन द रेस। क्लियर? अब देखो, क्या पहला वाक्य आपका स्वतंत्र अर्थ दे रहा है? अगर मैं दूसरा वाक्य नहीं लिखता तो दे रहा है ना? तो पहला वाक्य यदि स्वतंत्र अर्थ दे रहा है तो इसको बनाएंगे अपन कौन सी क्लाउज? मेन क्लाउज। कौन सी क्लाउज? मेन क्लाउज। मुख्य वाक्य हो गया। अब मैं राहुल वाला वाक्य नहीं लिखता तो क्या दूसरा वाक्य आपका स्वतंत्र अर्थ दे रहा है? हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती। अब पता नहीं किसने जीती है किसने नहीं, तो इसलिए अपने को कौन सी क्लाउज चाहिए? मेन क्लाउज चाहिए दूसरी क्लाउज के लिए। तो इट मीन्स ये किस पर डिपेंड कर रही है? अपनी मेन क्लाउज पर डिपेंड कर रही है। तो कौन सी क्लाउज हो गई भाई? सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गई। कौन सी हो गई? सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज में डिफरेंस नजर आया? कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या करती है? अपना स्वतंत्र अर्थ देती है। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या करती है? अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देती। ये किस पर निर्भर करती है? मेन क्लाउज पर, अपने मुख्य वाक्य पर निर्भर करती है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं अपन किसकी? सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप्स की। सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप की बात करते हैं। सेम फ्रेज की तरह भी ये कितने प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की है। जैसे फ्रेज 3 प्रकार की थी वैसे भी ये क्या है? 3 प्रकार की है। पहले कौन सी आएगी? नाउन क्लाउज आएगी, ठीक है। फिर कौन सी आएगी? एडजेक्टिव क्लाउज आएगी। फिर कौन सी आएगी? एडजेक्टिव क्लाउज आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी बच्चे? एडवर्ब क्लाउज आएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो नाउन क्लाउज किसका काम करेगी? नाउन का। एडजेक्टिव क्लाउज किसका करेगी? एडजेक्टिव का। और एडवर्ब क्लाउज किसका करेगी? एडवर्ब का काम करेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये थी अपनी यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज जो अपनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल, इनका नॉलेज अपने को होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप आगे टॉपिक करोगे तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। क्लियर है? क्लियर? तो चलिए अब अपन अपने सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आता है अपने पास नाउन। क्या आता है बच्चे? नाउन आता है। क्लियर? बताइए नाउन किसे कहते हैं? नेम को। मतलब छोटी सी डेफिनेशन बनेगी इसकी। क्या बनेगी? द नेमिंग थिंग्स, द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। क्लियर? किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो नाउन है। किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो नाउन है। क्या नाम है इसका? स्टाइलर। क्या नाम है इसका? स्टाइलर। जिस पे बैठे उसका नाम क्या है? बेंच। बेंच के आगे लंबे वाला टेबल या डेस्क। क्या पड़ा है टेबल पर? बॉटल। वेरी गुड। और क्या पड़ा है? बुक, नोटबुक, रजिस्टर, पेन, बॉल पेन, है ना? ठीक है ना? ये क्या चल रहा है बच्चे? फैन चल रहा है। इधर क्या चल रही है ये? वेरी गुड। तो इन सब का नाम है कि नहीं? जिसका नाम है तो वो क्या है? आप लोगों का नाम क्या है? अरे आपका नाम नाउन है? अरे वेरी गुड। अपना नाम बोलिए क्या है? वेरी गुड। तो जो भी नाम है वो क्या हुआ? नाउन हुआ। अब कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चे अपने यहां पर। कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा अभिनव।
सूरज, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुचामन। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर फिर लिखा, सेकंड रो में लिख रहा हूं मैं बॉय, फिर लिखा मैन, फिर लिखा गर्ल, फिर लिखा वुमन, फिर लिखा फोर्ट, फिर लिखा महल, फिर लिखा सिटी। क्लियर? बोलिए नहीं भाई। ठीक है, फिर थर्ड रो के अंदर लिख रहा हूं बच्चे, जैसे मैंने यहां पर लिखा बंच, जैसे लिखा ज्यूरी, ठीक है, जैसे लिखा टीम, जैसे लिखा आर्मी, जैसे लिखा ऑडियंस, जैसे लिखा हर्ड। ठीक है, फिर लिख रहा हूं मैं जैसे लिखा वुड, फिर लिखा क्ले, फिर लिखा आयरन, फिर लिखा गोल्ड, फिर लिखा सिल्वर, फिर लिखा राइस, टी, वाटर। ठीक है, फिर लिखा मैंने बच्चे ब्यूटी, फिर लिखा होप, फिर लिखा नॉलेज। ठीक है, फिर लिखा रिचनेस, फिर लिखा पॉवर्टी, फिर लिखा फ्रीडम, या इतना ही कर लीजिए चलो। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं बच्चे? नाम है, किसी ना किसी चीज का नाम है। नाम है तो ये सभी क्या हुए? नाउन हुए। क्लियर? इन एग्जाम्पल के बेस पर जो मैंने यहां एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जितने भी उदाहरण लिखे हैं, इनके आधार पर बात करते हैं अपने काइंड्स ऑफ नाउन की। किसकी बात करते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। चले आगे, चलिए, तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं अपने बच्चे। डाउट है? बोलिए सर। सॉरी, क्या कह रहा है? ऑडियंस के बाद वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है बच्चे, क्योंकि ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगर ऑडियंस एक ग्रुप का शो करता है तब वर्ब सिंगुलर आती है। अगर ऑडियंस से अलग अलग सदस्यों का बोध होता है तब वर्ब प्लूरल आती है। क्लियर? क्लियर होगी बात? ठीक, इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको बच्चे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। किसकी बात करें? काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। कितने प्रकार की नाउन होती है बच्चे? वेरी गुड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाउन। आप कोई बुक्स पढ़ के देखोगे उसमें 5 लिखे होंगे, पूरे लिखे होंगे ना, लेकिन वास्तव में कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वो 2 प्रकार की कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज सॉलिड नाउन। फर्स्ट वन इज सॉलिड नाउन, या इसका दूसरा नाम कंक्रीट नाउन भी आता है। ठीक है, और सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 प्रकार की नाउन अपने पास होती है। क्लियर? अब सॉलिड का मतलब क्या होता है? मजबूत, ठोस। अब कोई चीज ठोस है तो उसका स्टैचू होगा, मूर्ति होगी उसकी, इसलिए इसे हिंदी में बोला गया मूर्त संज्ञा। क्या बोला गया? मूर्त संज्ञा। क्लियर होगी बात? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ठीक है, इसका कोई स्टैचू नहीं होता।
इसका कोई स्टैचू नहीं होता। स्टैचू नहीं होगा तो कौन सी होगी फिर? अमूर्त संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? अमूर्त संज्ञा हो गई। अमूर्त संज्ञा हो गई। क्लियर? अब देखो सॉलिड नाउन कौन सी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। अब सॉलिड है जो चीज ठोस है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? टीपीएस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टीपीएस कर सकते हैं। टी इक्वल टू क्या हुआ बच्चे? टच। पी इक्वल टू क्या हुआ? पुश। एस इक्वल टू क्या हुआ? सी। टच का मतलब छूना, पुश का मतलब धकेलना, सी का मतलब देखना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वो नाउन कौन सी होगी? सॉलिड नाउन, जिसे हम क्या कर सकते हैं? टीपीएस, टच, पुश एंड सी कर सकते हैं। चलिए पीछे के एग्जाम्पल पर, अब ये मैंने 5 रोज लिखी है। अब इसमें बता दीजिए कहां से लेकर कहां तक सॉलिड नाउन है। कहां से लेकर कहां तक सॉलिड नाउन है? ऊपर की लास्ट लाइन को छोड़ दूं? ऊपर की लास्ट लाइन कौन सी होती? हाँ, ऐसे बोलो, ऊपर की 4 लाइनें, है ना? वेरी गुड। मतलब बात करें किससे लेकर? अभिनव से लेकर के। कहां तक बात करें बच्चे? वाटर तक। अभिनव से लेकर के वाटर तक कौन सी नाउन है? सॉलिड नाउन है। कौन सी नाउन है? सॉलिड नाउन है। क्लियर होगी बात? देखो इन सबको कहीं ना कहीं टीपीएस किया जा सकता है, ठीक है ना? अभिनव को टीपीएस कर सकते हो, सूरज को, रेड फोर्ट को, ताजमहल को, कुचामन को। कुचामन को देखा जाता है, टच पुश नहीं होता। रेड फोर्ट, ताजमहल टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन पुश नहीं कर सकते। क्लियर है? इसी तरह से जितने भी ये एग्जाम्पल आए वो कहीं ना कहीं टीपीएस हो रहे हैं। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो क्या है? सॉलिड नाउन है। इज इट क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अमूर्त संज्ञा। अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, तो क्या आप उसे टीपीएस कर लोगे? नहीं। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या नहीं किया जाता? तो जिसे हम टच, पुश और सी नहीं कर सकते तो वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट हुई। तब हम उसे केवल और केवल क्या करते हैं बच्चे? फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो जिसे महसूस करते हैं तो हिंदी में बोला जाता है इसे कौन सी संज्ञा? भावात्मक संज्ञा, ठीक है, या अमूर्त संज्ञा। इसे केवल और केवल क्या किया जाता है? फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। टच, पुश और सी नहीं किया जाता। आइए पीछे के एग्जाम्पल पर, कहां से कहां तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? वेरी गुड। ब्यूटी से लेकर के पॉवर्टी तक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज इट क्लियर? क्लियर? अब देखो सुंदरता। सुंदरता को किसी ने नहीं देखा, हम केवल उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। देखते तो किसको है? अपने उस बालक या बालिका को देखते हैं ना, और अंदर से फीलिंग जाग जाती है, वाह फूट रही है? समझ में आ गई बात? इसी तरह से होप, उम्मीद को भी क्या करते हो? महसूस करते। ज्ञान को भी क्या किया जाता है? महसूस। अमीरी देखी है किसी ने? गरीबी देखी है किसी ने? नहीं, महसूस करते हैं अपन। आज जेब में 10,000 रुपए हैं यार, तो आज क्या है? अमीर है। रात को किसी होटल में बैठ के पार्टी कर दी, उड़ा दिए सारे, अगले दिन वही आदमी है यार, तो आज क्या है? गरीब है। आदमी तो वही है ना, फीलिंग आ रही है अंदर। क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है। इज इट क्लियर? तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना समझ में आया सबको? बताओ नाउन किसे कहते हैं? द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है। क्लियर? कितने प्रकार की नाउन बताई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सॉलिड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉलिड नाउन को हिंदी में मूर्त संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त संज्ञा। सॉलिड नाउन को
क्या किया जा सकता है? TPS किया जा सकता है। T इक्वल टू P इक्वल टू S इक्वल टू, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को TPS नहीं किया जाता, टच, पुश और सी नहीं किया जाता, इसे केवल फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। जिसे महसूस करते हैं तो हिंदी में नाम क्या आया? भावात्मक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। इज इट क्लियर? चलिए अब ये आगे नोट में क्या कहता है। नोट में कहता है कि सॉलिड नाउन इज एज further divided into four parts, into four parts। जो हमारे पास सॉलिड नाउन है ना, उसे हम आगे निम्न कितने भागों में बांटते हैं भाई? 4 भागों के अंदर बांटते हैं। किसको? सॉलिड नाउन को। अब इसके ये 4 भाग कौन से हुए? सॉलिड नाउन की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स कौन से हो गए? क्लियर? तो पहला आया अपने पास कौन सा? प्रॉपर नाउन। कौन सा आया भाई? प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी के अंदर क्या बोला गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोला गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला गया। अब इसके नाम से ही क्लियर है ना, प्रॉपर नाउन क्या शो करेगी? बताओ। प्रॉपर नाउन जो है ये पार्टिकुलर नेम को शो करेगी। किसको? पार्टिकुलर नेम को शो करेगी। किसी भी चीज का विशेष नाम होगा उसको शो करेगी, वो प्रॉपर नाउन है। क्लियर? जैसे आप लोगों का नाम है अलग अलग, तो कौन सी नाउन हुई? प्रॉपर नाउन हुई। अब पीछे के एग्जाम्पल पर आइएगा, बताइए कहां से कहां तक प्रॉपर नाउन है? अभिनव से लेकर कुचामन तक। ये पर्टिकुलर नेम है ना, नेम है ना। ये किसी किले का नाम है, रेड फोर्ट। ताजमहल महल का नाम है। कुचामन किसी शहर का नाम है, ठीक है। अभिनव किसी लड़के का या लड़की का नाम है। सूरज किसी लड़के का या लड़की का नाम हो सकता है। क्लियर है? तो ये कौन सी नाउन हुए? प्रॉपर नाउन हुए। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? दूसरा, कॉमन नाउन। किसकी बात करें भाई? कॉमन नाउन। इसको हिंदी में क्या बोला गया भाई? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब जाति का मतलब क्लास को शो करेगी। ये किसको शो करती है? इट शोज द होल क्लास। होल क्लास का मतलब पूरी की पूरी जाति को शो करेगी। किसकी? प्रॉपर नाउन की। ठीक है, होल क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन। होल क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन की पूरी जाति को दर्शाएगी। क्लियर है? आइए पीछे के एग्जाम्पल पर बताइए कहां से कहां तक? हाँ, बॉय से ही। देखो ये तो हो गया अपना प्रॉपर, ये हो गया अपना कॉमन। बॉय हो गया ना, मैन, गर्ल, वुमन, फोर्ट, महल, सिटी। क्लियर? नेक्स्ट आइए बच्चे, कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 पर कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन, जिसे बोला गया क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोला गया? समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ग्रुप। ये किसको शो करेगी? ग्रुप को शो करेगी। किसको शो करेगी? ये ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ द सेम कॉमन नाउन। सेम कॉमन नाउन, एक जैसी कॉमन नाउन के ग्रुप को दर्शाएगी ये।
जब एक जैसी कॉमन नाउन के ग्रुप को दर्शाएगी तो कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन। फिर उसे नया नाम देते हैं अपन। जो नया नाम देंगे वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल पर आइए पीछे, कहाँ से कहाँ तक? बंच से लेकर के हर्ड तक। बंच से लेकर के हर्ड तक कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। आइए सर, आइए, बिल्कुल।